नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का आज फाइनल फैसला आ चुका है। तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, महंगाई भत्ता के फैसले को जानने से पहले कैबिनेट बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जो आप सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। कल सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। अर्थव्यवस्था में सुधार पर और फैसले संभव। जी हां, देश में जारी कोरोना संकट के बीच हफ्ते में दूसरी बार कल सुबह बुधवार 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर कई फैसले लिए जा सकते हैं। एक दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी और एमएसएमई सेक्टर और किसानों के लिए कई फैसले लिए गए थे। सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों एमएसएमई के लिए उनकी वृद्धि क्षमता को मजबूत बनाने को लेकर 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालने को मंजूरी दी थी। सरकार ने ऋण नहीं लौटा रहे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि पूंजी डाले जाने के निर्णय से एमएसएमई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इनके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही खेती और इससे जुड़े काम के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई हैं। इसके साथ साथ सरकार ने खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 से 83% तक बढ़ाया था। अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा नौकरी करने का मौका। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी सरकार ने रोजगार का वैकल्पिक अवसर देने का फैसला लिया है। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सरकार एवं अन्य सैन्य बलों की मेडिकल सेवाओं में सहायक के तौर पर काम करने वाले इसी संस्था से जुड़ने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को सिर्फ एक फॉर्म ही भरना होगा। आपदा का समय योगदान देने वाली इस संस्था में काम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को प्रतिमाह एक निश्चित मानदेय भी दिया जाएगा। देश के राष्ट्रपति इस संस्था के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आदेश के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर के पद से नीचे काम कर चुके कर्मचारी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह नौकरी रेड क्रॉस सोसाइटी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय के लिए होगी और पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होगी। रेड क्रॉस सोसाइटी की देश भर में 1100 ब्रांच हैं। देश में किसी आपातकाल की स्थिति या फिर आपदा के दौर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मदद की जाती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस मूवमेंट का हिस्सा है। भारत में 1920 में एक एक्ट पारित कर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दुनिया भर में मानवता के जरिए शांति का संदेश देने वाली इस संस्था के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री के पास चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी होती है। इस सोसाइटी के नेशनल टीम में कुल 19 सदस्य होते हैं, जिनके द्वारा सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट का चयन किया जाता है। इसके अलावा सोसाइटी के चेयरमैन और 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। इसके अलावा अन्य 12 सदस्यों का चुनाव राज्यों की रेड क्रॉस सोसाइटी यूनिट के द्वारा किया जाता है। समिति का सेक्रेटरी जनरल ही रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने के मामले में केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज की। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने के मामले में केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज की। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर की गई थी। इस याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार के भी उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि कानून में सरकार पर यह दायित्व डाला गया है कि महंगाई भत्ता या महंगाई राहत में की गई वृद्धि का संवितरण समयबद्ध तरीके से करना होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि ऊपर बताए गए ऑल इंडिया सर्विसेज महंगाई भत्ता रूल्स के नियम 3 के तहत ही केंद्र सरकार को यह अधिकार भी मिला हुआ है कि वह
उन शर्तों को तय कर सकती हैं जिनके अधीन ही सरकारी अधिकारी इस महंगाई भत्ते को प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई के 22 मई के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका में दिया है जिसमें मांग की गई थी कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के वित्त मंत्रालय को निर्देश जारी किया जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते को फ्रीज करने के संबंध में जारी अधिसूचना को वापस ले लिया जाए और मानदंडों के अनुसार इसे जारी कर दिया जाए। केंद्र सरकार के इस विवादित कार्यालय ज्ञापन में सूचित किया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये महंगाई भत्ता या महंगाई राहत 1 जनवरी 2020 से देय था। ये भी कहा गया था कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान जारी रखा जाएगा। वही उक्त ऑफिस मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की भविष्य की किस्त जारी करने का निर्णय जब भी सरकार द्वारा लिया जाएगा उसमें महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरें 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी, जिसके बाद 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 को देय भत्ते को भी उसी अनुसार बहाल कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष निम्नलिखित तर्क दिए थे। केंद्र सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के पेंशनरों को ऑल इंडिया सर्विसेज डीए रूल्स 1972 के तहत बढ़ाया गया महंगाई भत्ता या महंगाई राहत प्राप्त करने का एक निहित अधिकार है। कोविड-19 महामारी को डीए को रोकने का एक कारण बताया गया है, परंतु उसके बावजूद भी ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है। सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल के दौरान ही उप अनुच्छेद 4A(1) के आधार पर राज्य के मामलों के संबंध में काम करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कमी का प्रावधान किया जा सकता है। चूँकि इस समय कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, इसलिए यह कार्यालय ज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता। न्यायालय की टिप्पणी अदालत ने कहा कि 1972 के डीए नियम बताते हैं कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पाने का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसे केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट भी किया जा सकता है और सरकार वे शर्तें लगा सकती हैं जिनको वे उपयुक्त समझती हैं। अदालत ने आगे कहा कि इस संबंध में कोई वैधानिक नियम नहीं है जो केंद्र सरकार को नियमित अंतराल पर महंगाई भत्ता या महंगाई राहत को बढ़ाने के लिए बाध्य करता हो। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों या केंद्र सरकार के पेंशनरों को भी कोई ऐसा निहित अधिकार नहीं मिला हुआ है जिसके तहत वे नियमित अंतराल पर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता या महंगाई राहत प्राप्त कर सके या मांग सके। अदालत ने यह भी कहा कि जहां तक 1 जनवरी 2020 से प्रभावी 4% महंगाई भत्ता या महंगाई राहत प्राप्त करने का संबंध है, तो इस मामले में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन में इसे हटाने या ख़त्म करने की बात नहीं कही गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि इसे फिलहाल स्थगित किया जा रहा है और इसका भुगतान 1 जुलाई 2021 के बाद किया जाएगा। उक्त ऑफिस मेमोरेंडम को जारी करने के अधिकार के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि इस विवादित ऑफिस मेमोरेंडम में कोविड-19 महामारी का संदर्भ दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिवादी ने सिर्फ उन्हीं प्रावधानों को लागू किया है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम में निहित हैं। संविधान के अनुच्छेद 360 के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ऑफिस मेमोरेंडम में राज्य के मामले के संबंध में सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के वेतन या भत्ते को काटने या कम करने की बात नहीं कही गई है। अदालत ने कहा कि हमने ऑल इंडिया सर्विसेज डीए रूल्स 1972 के नियम 3 पर गौर किया है। उक्त नियम में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ता दिए जाने की पात्रता के संबंध में अपना निर्णय कुछ शर्तों के तहत ही ले सकती हैं। यानी ऐसा करने के लिए सरकार को पहले एक नया नियम बनाना होगा या एक राजपत्र अधिसूचना जारी करनी होगी। कानून में ऐसी किसी आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व डॉक्टर प्रदीप शर्मा और श्री हर्ष ने किया था। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, केंद्र सरकार ने श्रमिकों की लंबे समय से जारी मांगों को स्वीकार कर लिया है। जी हां, ईपीएफओ ने सोमवार को बताया कि परिवर्तित पेंशन को बहाल करने के लिए
कुल 973 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें पेंशन के लिए 868 और एरियर के लिए 105 करोड़ रुपए हैं। ईपीएफओ पर फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने श्रमिकों की लंबे समय से जारी मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत श्रमिकों को 15 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति मिल गई है। अब तक परिवर्तित पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशन भोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी। श्रम मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ 95 के तहत ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ईपीएफओ के देश भर में करीब 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।